हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 19। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, आरवी के पीछे एक लड़का वर्धन सिंह ठाकुर पड़ चुका था। उसके चेहरे पर आरवी को पाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। पर कौन है यह वर्धन? आइए जानते हैं अब आगे। ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक उभरता चेहरा जिसने बहुत कम उम्र में ही एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। बड़ी से बड़ी कंपनियां वर्धन की ज्वेलरी पहन की दीवानी है, जो उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है। तो वहीं बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो वर्धन की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, या यूं कहो कि सब पर वर्धन का जादू छा चुका है। वहीं दूसरी तरफ आरवी शुभम के साथ घर पहुंच चुकी थी। घर में पहुंचते ही हर किसी ने आरवी का वेलकम किया और सभी लोग खुश थे। आरवी जो यह सोचकर आई थी कि घर वालों को सरप्राइज देगी, पर उल्टा हो पड़ा। घर वालों ने आरवी को ही बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज दे दिया। वेलकम होम का केक काटा गया। उसके बाद सब कुछ आरवी की पसंद का खाना बना। आरवी बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कुछ कुछ बातें अभी भी चल रही थी, जो उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वहीं सब लोग आरवी से उसकी पढ़ाई और उसके एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे। साथ ही यह भी कि उसे वहां का माहौल कैसा लग रहा है। आरवी अपने सारे अनुभव घर वालों के साथ साझा कर रही थी, तो वहीं सभी लोग बहुत खुश थे। लावण्या, लिली, शुभम और शौर्य सभी लोग आए हुए थे। वहीं शौर्य और लिली दोनों ही आरवी से बोले। लिली बोली, बेटा आरवी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद तुम एक काम करना। जब इंटर्नशिप में तुम्हें मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलॉट किया जाए तो तुम लंदन में अपना नाम चेंज करवा लेना। वहां अपना घर भी है और साथ ही साथ तुम्हारा भाई भी, तो तुम्हें सीखने में भी आसानी रहेगी। हीर ने भी वहीं से अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी। तो वहीं आरवी बोली, हाँ बुआ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पढ़ाई हो जाने के बाद मैं अपनी इंटर्नशिप लंदन से ही करूँ। पर देखते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। अगर मुझे वहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल गया तो मैं वहीं से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लूंगी। पर अगर मुझे दूर मिलता है तो फिर मैं लंदन से ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करूंगी। वहाँ भैया भी हैं और आप लोग भी, और दीदी ने भी वहीं से अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आरवी ने इतना कहा तो सभी घर वाले काफी खुश थे। आरवी पढ़ाई में काफी होशियार थी। एमबीबीए फाइनल ईयर आने वाला था। चौथे साल के एग्जाम दे दिए थे और अब 5वें साल में जाने वाली थी। साथ ही आरवी के काफी सारे दोस्त बन चुके थे, जिनमें से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी अदिति। अदिति सिंह ठाकुर, जो कि वर्धन सिंह ठाकुर की इकलौती बहन थी। वर्धन सिंह ठाकुर और अदिति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन से ही उनके दादा दादी ने अपना सारा जीवन उन्हें पालने में ही व्यतीत कर दिया। फिर दादा दादी के गुजर जाने के बाद वर्धन सिंह ठाकुर ने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को भी अपने हाथ में ले लिया और आज अपने इस पारिवारिक बिजनेस को एक नया नाम दिया। साथ ही उसने अपने बिजनेस की इतनी छोटी छोटी चेन खोल दी है कि अब हर कोई वर्धन सिंह ठाकुर को अच्छे से जानता है। वहीं आरवी अपने घर पर अपनी कॉलेज की और अपने दोस्तों की सारी बातें बता रही थी। उसने अपनी फ्रेंड अदिति के बारे में भी घर वालों को बताया। अदिति सिंह ठाकुर का नाम सुनते ही न जाने क्यों शुभम का माथा ठनका। शुभम बोला, अदिति सिंह ठाकुर कहीं वर्धन सिंह ठाकुर की बहन तो नहीं? जैसे ही आरवी ने वर्धन का नाम सुना तो वह थोड़ा हिचकिचा गई, पर फिर अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए बोली। आरवी बोली, हाँ नानू, यह वही है। तभी रियांश बोला, तू जानता है वर्धन को? शुभम बोला, बहुत अच्छे से भाई, बहुत अच्छा बच्चा है ये।
छोटी सी उम्र में ही बिजनेस की सारी बागडोर संभाल ली। अरे तू उनको तो जानता ही होगा, इसके मम्मी पापा जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्या नाम था उनका? एक मिनट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे याद करने दे। इतना कहकर शुभम कुछ सोचने लगा। तभी उसे नाम याद आया तो शुभम ने बोला, हाँ याद आ गया, अमृता और समय सिंह ठाकुर। अपने समय के बहुत बड़े ज्वेलरी मेकर आर्टिस्ट थे ये। जिस समय मेरा काम काफी अच्छे लेवल पर था, उसी समय ये ग्रोइंग बिजनेसमैन के रूप में साबित हो रहे थे। तभी रियांश बोला, हाँ याद आया, पर उनकी मौत पर तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसी जान पहचान वाले ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया है। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था, पर कुछ पता नहीं चल पाया था ना, है ना? शुभम बोला, बिल्कुल सही कहा तूने। सारे बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर कंपनी हथियाने का भी सोचा था, लेकिन वर्धन के दादाजी ने कंपनी की सारी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली थी। वर्धन के पापा एक विल बनाकर गए थे, जिसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वर्धन और अपनी बेटी के नाम कर दी थी, और यह भी लिखा था कि अगर उन दोनों को भी कुछ हो जाता है तो यह सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और किसी भी शेयर होल्डर या बोर्ड मेंबर को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तभी रियांश बोला, यह बड़ी कमाल की बात है। इस बात का मतलब वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर ही था, नहीं तो ऐसी विल कौन बनाता? शुभम बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है कि शायद समय सिंह को शक हो चुका था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए तो मरने से पहले उसने यह विल बना दी। काफी कंट्रोवर्सी रही कुछ समय तक, फिर मामला ठंडा हो गया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पर जब वर्धान के दादाजी की डेथ हुई तो वे दोनों बच्चे अकेले हो गए। फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज कंप्लीट करने के साथ साथ बिजनेस की बागडोर को भी संभाला। एमबीए फाइनल ईयर में था जब उसके दादाजी की डेथ हो गई, और 6 महीने बाद उसकी दादी की भी। दोनों भाई बहनों ने अपने आप को संभाला और उसके बाद वर्धन ने पूरे वर्धन एम्पायर की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। और अब देखो, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी उसका कितना नाम है। बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाता है वो। रुद्रांश और शुभम वर्धन के बारे में बात कर रहे थे, वहीं घर वाले बड़े ही ध्यान से उन सबकी बातें सुन रहे थे। तभी रिमझिम बोली, अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अपने घर वालों के मुंह से वर्धन की इतनी सारी तारीफ सुनकर आरवी पक चुकी थी, लेकिन आज पहली बार आरवी ने वर्धन की इस साइड के बारे में जाना था कि वर्धन की फैमिली में क्या कुछ हो गया है। हालांकि उसे अदिति ने सब कुछ बताया था, लेकिन अदिति अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। वह काफी इमोशनल हो जाती थी, जिस कारण आरवी ने कभी भी अदिति से उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानना चाहा। आरवी और अदिति दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, पर आरवी जितना अदिति को प्यार करती थी उतना ही उसके भाई से नफरत करती थी। अदिति अगर आरवी की बेस्ट फ्रेंड थी तो वर्धन आरवी का सबसे बड़ा दुश्मन। पर इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई, यह तो वक्त जाने, जो हम धीरे धीरे जानेंगे। हॉल में बैठे सभी लोग वर्धन की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं आरवी वर्धन के बारे में सारी बातें सुन रही थी। एक तरह से उसे अच्छा भी लग रहा था, तो दूसरी तरफ से वह थोड़ा गिल्ट भी फील कर रही थी कि वह वर्धन के बारे में गलत तो नहीं सोच रही कहीं। पर जैसे ही उसने वर्धन के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे वह सब याद आने लगा, जिस कारण वह वर्धन से नफरत कर रही थी। आरवी ने वो ख्याल अपने दिमाग से निकाला और फिर मन ही मन बोली। आरवी बोली, मेरे घर वालों को कितना बड़ा संत आदमी लगता है ये, पर असलियत तो मैं जानती हूँ इसकी। इसके जैसा घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। सोसाइटी के सामने एक अच्छी इमेज बना रखी है, पर वहीं इस अच्छे और मासूम चेहरे के पीछे की काली सच्चाई कोई नहीं जानता। पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ वर्धन सिंह ठाकुर। तुम सबको धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी काली सच्चाई बहुत अच्छे से जानती हूँ।
वह तो अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई ना होते तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती, और शक्ल तो अभी भी नहीं देखूंगी, पर कभी कभी तुम सामने आ ही जाते हो तो देखनी पड़ती है। तभी आरवी सभी से बोली, अच्छा अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, या अभी भी वर्धन पुराण शुरू करना है। जैसे ही आरवी ने यह कहा तो सब हंस पड़े। वही रिमझिम बोली, हाँ मेरी बिटिया रानी, लेकर आ रहे हैं ना तेरे लिए खाना, आज सब कुछ तेरी ही पसंद का बना है। जैसे ही आरवी ने यह सुना तो वह झूम पड़ी और बोली, वाह, यह हुई ना बात बिगनानी। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ चुके थे। वहीं खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आरवी भी अपने कमरे में बैठी सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आरवी ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कोई लड़की थी। आरवी बोली, मिल गया तुम्हें टाइम मुझसे बात करने का, 1 हफ्ता हो गया तुझे घर आए, पर इस 1 हफ्ते में तूने फोन नहीं किया है मुझे, बात मत करना तू मुझसे। दूसरी तरफ से वह लड़की बोली, सॉरी यार, तुझे पता है ना, जब मैं इंडिया आती हूँ तो मैं अपना सारा टाइम भाई के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, तो बस, वैसे भी बस 1 हफ्ते की ही तो बात है। फिर तो वही अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आने वाली थी मैं। वैसे तुम मुंबई पहुंची कि नहीं? आरवी बोली, पहुंच गई, खाना भी खा लिया, सोने की तैयारी कर रही थी। तू बता, तूने खाना खा लिया? अदिति बोली, हाँ मैंने खा लिया है। आरवी बोली, वेरी गुड। अच्छा सुन, परसों मिलते हैं फिर, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे और मस्त मजे करेंगे। तभी अदिति बोली, डन। कल कहीं जा रही है क्या? आरवी बोली, हाँ, कल मेरी दीदी की रिसेप्शन पार्टी है, उसने हम सबको इनवाइट किया है। अदिति बोली, हीर दीदी की शादी? आरवी बोली, यस डार्लिंग। आरवी ने इतना कहा तो अदिति बोली, ठीक है, मेरी तरफ से भी दीदी को बेस्ट विशेस देना। कल मुझे भी एक पार्टी में जाना था तो मैं भी कल बिजी रहूंगी। इसके बाद आरवी और अदिति ने आपस में काफी बातें की और फिर दोनों फोन काटकर नींद में खो गई। वहीं कमरे में बैठे अस्मिता और अक्षांश किसी सोच में डूबे हुए थे। अक्षांश बालकनी के पास बैठा कुछ सोच रहा था। तभी अस्मिता ने अक्षांश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अस्मिता, क्या हुआ, अभी भी उस बारे में ही सोच रहे हो? अक्षांश बोला, कैसे नहीं सोचूंगा अस्मिता, तुम तो जानती ही हो ना कि सच क्या है। आज तक मुझे सच का पता नहीं चल पाया कि आखिर अमृता और समय की मौत के पीछे कौन था। अस्मिता ने कहा, चिंता क्यों करते हो, समय से पहले किसी को कुछ पता नहीं चलता। वह वक्त जल्द ही आएगा जब हमें सच पता चलेगा। क्या पता भगवान ने कुछ ऐसा सोचा हो जिस कारण हमें अभी तक सच नहीं पता चल पाया है। इतना कहते ही अक्षांश की आंखों में हल्के आंसू निकलने लगे। अस्मिता ने अक्षांश को गले लगाया और बोली, अस्मिता बोली, तुम शांत हो जाओ अक्षांश। मैं जानती हूँ समय तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम दोनों ने बहुत से सीक्रेट मिशन एक साथ किए थे, लेकिन जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। पर हाँ, तुमने उन दोनों के जाने के बाद भी उनकी फैमिली की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही दुनिया की नजरों में वर्धन और अदिति अकेले रहे, लेकिन उनके पीछे तुम हमेशा एक साए की तरह ढाल बनकर खड़े रहे। वर्धन के दादाजी को तुमने हिम्मत दी, जिस कारण उन्होंने बिजनेस को फिर से खड़ा किया, वरना वह तो हार मान चुके थे। तुम्हारी वजह से उन दोनों बच्चों का भविष्य सुधर गया। अक्षांश बोला, जानता हूँ अस्मिता, लेकिन कभी कभी खुद पर गुस्सा आता है कि उस मिशन पर वे दोनों अकेले क्यों गए। कभी कभी तो लगता है कि शायद यह पारिवारिक दुश्मनी थी ही नहीं, बल्कि हमारे दुश्मनों की सोची समझी साजिश थी। पर जब जैसे जैसे अमृता और समय के रिश्तेदारों के बारे में पता चला तो मेरा शक उन पर भी गहराता चला गया। लेकिन देखो, आज तक मुझे उनके कातिलों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। न जाने वह दिन कब आएगा
जब मैं अमृता और समय की मौत का बदला ले पाऊंगा। अस्मिता बोली, अभी तुम शांत हो जाओ अक्षांश। अभी तो तुम्हें अमृता और समय को दिया हुआ एक वादा पूरा करना है। उस वादे के बारे में सोचते ही अक्षांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अस्मिता, मुझे अदिति पसंद है शिवांश के लिए, पर अभी यह नहीं पता कि क्या शिवांश अदिति को पसंद करेगा। कहीं अगर उसकी लाइफ में कोई और लड़की हुई तो हम क्या करेंगे? समय को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? अक्षांश अक्षांश ने अस्मिता को गले लगाया और बोला, अक्षांश तुम चिंता मत करो, मैं शिवांश से टाइम रहते इस बारे में बात करूंगा। इतना सुनते ही अस्मिता ने हाँ में सर हिलाया और फिर बोली, अस्मिता बोली, ठीक है, चलो अब आराम करते हैं। इतना कहते ही अक्षांश और अस्मिता दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। घर वालों की नजर में वर्धन की एक अच्छी इमेज, तो वहीं आरवी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसमें उसकी नजरों में वर्धन की इमेज एक धोखेबाज की बन चुकी है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वर्धन और आरवी के बीच यूं तकरार हो चुकी है। जानना दिलचस्प रहेगा। तो वही कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। वर्धन के माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता, पर अस्मिता और अक्षांश जानते हैं। इस बारे में घर वालों को भनक तक नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या राज है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। सुबह हो चुकी थी। सभी लोग रिसेप्शन पार्टी के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे। तो वहीं राजपूत मेंशन में रिसेप्शन पार्टी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। हीर और श्रेयांश का रिश्ता भी धीरे धीरे सुधर रहा था। तभी श्रेयांश के फोन पर किसी का कॉल आया। श्रेयांश ने फोन कॉल रिसीव किया तो सामने से कमिश्नर साहब का फोन था। श्रेयांश ने फोन पर बात करते हुए कमिश्नर साहब से कहा। श्रेयांश बोला, हेलो, बोलिए सर, आपने सुबह सुबह फोन किया, कुछ जरूरी बात? तो दूसरी तरफ से कमिश्नर साहब बोले, हाँ मिस्टर राजपूत, एक्चुअली हमें आपको बताना था कि रजत ने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की है। हम और रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप कहे तो हमें रजत का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी श्रेयांश बोला, ठीक है, उसके खिलाफ हम और सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस बार तो उसकी फैमिली को भी इन सब में लपेट लेना है। ऐश्वर्या के कत्ल में रजत के माता पिता भी भागीदार हैं, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस लूथरा को भी जल्द से जल्द हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दो। बाकी अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं तैयार हूँ। कमिश्नर साहब से थोड़ी देर बात करने के बाद श्रेयांश ने फोन कट कर दिया। वहीं पीछे से हीर, जो कि श्रेयांश के लिए चाय लेकर आई हुई थी, उसे फोन पर यूं बिजी होता देख बोली। हीर बोली, क्या बात है, सुबह सुबह फोन पर किससे बात कर रहे हो? श्रेयांश बोला, तुम्हारी सौतन से। जैसे ही हीर ने यह सुना तो वह श्रेयांश से बोली, करके देखो जरा, चाय में जहर मिलाकर ना पिला दूं तो कहना। तभी श्रेयांश बोला, कूल डाउन जाने मन, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा ऑफिस का काम था। श्रेयांश के यूं कहने पर हीर बोली, तो मैं कौन सा चाय में जहर मिला रही थी? मैंने तो बस पॉसिबिलिटीज बताई। अच्छा, आप चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर हीर ने अपने हाथों से श्रेयांश को चाय दी। तो वहीं श्रेयांश बोला, ठीक है, पहले इसे तुम पियो। हीर ने एक नजर श्रेयांश को देखा और फिर बोली। हीर बोली, क्यों? श्रेयांश बोला, मीठी नहीं है, यह देखकर ही पता चल रहा है। जैसे ही श्रेयांश ने कहा तो हीर ने चाय पी और बोली। हीर बोली, मीठी तो है, तुम बिना पिए ही बोल देते हो। श्रेयांश ने हीर के हाथों से चाय का कप लिया और बोला। श्रेयांश बोला, अब यह मीठी हो गई है क्योंकि इसे तुमने झूठा कर लिया है। तभी हीर बोली, सुबह सुबह तुम्हारा रोमांस खत्म नहीं होता, चलो नीचे, चाय पीने के बाद आ जाना, मम्मी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तभी श्रेयांश ने हाँ में सर हिलाया और हीर से बोला, तुम भी तो बैठो। हीर बोली, बैठने का टाइम नहीं है, आज सुबह से घर में बहुत से काम है, तुम बैठो और आराम से चाय पियो। इतना कहकर हीर वहां से झट से निकल गई। उसे जाता देख श्रेयांश का चेहरा फिर से सामान्य हो गया।
श्रेयांश खुद से ही बोला, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि रजत फिर से हमारी लाइफ में आकर तूफान मचाए। मुझे इस रजत को ही हमारी लाइफ से बहुत दूर करना होगा, नहीं तो हमारी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। इतना कहकर श्रेयांश चाय पीते पीते सोचने लगा कि आखिर रजत का क्या किया जाए। वहीं ओबेरॉय मेंशन में अक्षांश यही सोच रहा था कि वह कैसे शिवांश से अदिति के बारे में बात करे, पर शिवांश से बात करने से पहले अक्षांश वर्धन से मिलना चाहता था। इसलिए अक्षांश ने अब सारी असलियत सामने लाने का फैसला किया। वह वर्धन से मिलकर सब कुछ बताना चाहता था। अक्षांश ने यही सोचते हुए वर्धन को कॉल किया। दूसरी तरफ से वर्धन सुबह सुबह वर्कआउट करके अपने कमरे में ही आया था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फोन कॉल में नंबर अननोन था, साथ ही प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। वर्धन ने फोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। दूसरी तरफ अक्षांश था। अक्षांश वर्धन से बोला, हेलो वर्धन, सिंह ठाकुर से बात हो रही है। दूसरी तरफ से वर्धन बोला, हाँ मैं वर्धन बोल रहा हूँ, आप कौन? अक्षांश बोला, मैं अक्षांश सिंह रावत बोल रहा हूँ, रावत कारपोरेशन का ओनर। जैसे ही वर्धन ने अक्षांश का पूरा नाम सुना तो वह एक पल के लिए हैरान हो गया कि आखिर अक्षांश ने वर्धन को फोन क्यों किया है। वर्धन थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, जी कहिए, आपने फोन क्यों किया? दूसरी तरफ से अक्षांश बोला, कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। वर्धन बोला, कैसी जरूरी बात? अक्षांश बोला, मिलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तुम फ्री हो? क्योंकि मेरा मिलना तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्धन ने थोड़ा सोचा और बोला, आप कब मिलना चाहते हैं बताइए। अक्षांश बोला, अभी 2 घंटे बाद मिले। वर्धन बोला, ठीक है। अक्षांश बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस मैसेज कर दूंगा। वर्धन ने भी हाँ में जवाब दिया और फोन कट हो गया। वहीं वर्धन यह सोच रहा था कि आखिर अक्षांश ने उसे फोन क्यों किया और क्या जरूरी बात करनी है। अब यह तो अक्षांश ही जाने कि आखिर उसे वर्धन से क्या जरूरी बात करनी है जिसके लिए उसने उसे फोन किया। वहीं दूसरी तरफ अक्षांश वर्धन से बात करके काफी रिलैक्स फील कर रहा था। अब वह बस जल्द से जल्द वर्धन से मिलकर उसे अमृता और समय के बारे में सारी बातें बताना चाह रहा था, क्योंकि अब वर्धन की उम्र हो चुकी थी उन सभी बातों को जानने और समझने की। इसलिए अब समय आ गया था कि वर्धन को उसके माता पिता की असलियत से रूबरू कराया जाए कि उसके माता पिता कौन हैं। इस बारे में वर्धन को सारा सच बताया जाए। अक्षांश वर्धन से मिलने के लिए तैयार हो चुका था। थोड़ी ही देर में वह घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वर्धन भी अक्षांश ने जो एड्रेस भेजा था उस एड्रेस पर अक्षांश से मिलने के लिए घर से निकल चुका था। वर्धन के दिमाग में भी बहुत से सवाल चल रहे थे। वहीं अक्षांश के दिमाग में काफी सारे सवालों के जवाब चल रहे थे। उसे पता था कि वर्धन बहुत से सवाल करेगा जिनका जवाब देना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अक्षांश को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वर्धन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता के कातिलों को ढूंढने में अक्षांश की मदद कर सकता है। थोड़ी ही देर में अक्षांश और वर्धन दोनों ही उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां अक्षांश ने वर्धन को मिलने के लिए कहा था। अक्षांश और वर्धन दोनों मिल चुके हैं। आखिर ऐसी क्या बात बताएगा अक्षांश वर्धन को अमृता और समय के बारे में, जो जानना वर्धन के लिए बहुत जरूरी है। क्या वर्धन कर पाएगा सच का सामना या फिर मानने से इनकार कर देगा उस सच को जो अक्षांश ने उसे बताया? यह तो आने वाले भाग में पता चलेगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।